हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री की क्लास 2 जो कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। ठीक है ना, पदार्थ की जो अवस्था होती है दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ठीक है, ताप में वृद्धि तथा दाब में कमी तथा दाब में कमी के बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है, ताप में वृद्धि और दाब में कमी होती है तो क्या परिवर्तन होता है देखेंगे। ठीक है, तो ठोस जो होता है तो इसमें क्या होता है, ठोस जमता है और संलग्न किससे होता है, संगलन द्रव से होता है। मतलब ठोस का अगर गलता है तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव अगर जमता है तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव अगर वाष्पीकरण होता है तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस का अगर संघनन होता है तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है ना, एरो का। तो इससे आप लोग इसको डिनोट करेंगे तो इससे पता चलता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण होता है इसमें। ठीक है ना, ठोस और गैस के मध्य ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण होता है। ठीक है, अब देखेंगे ताप में वृद्धि तथा दाब में वृद्धि। ठीक है, अवस्था परिवर्तन की घटनाएं देखेंगे। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन में क्या होगा, संगलन होगा, जमना होगा, बाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, निक्षेपण होगा। ठीक है, अब संगलन में क्या होता है, संगलन की डिफिनेशन देखेंगे। निश्चित ताप पर ठोस के द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया, जो होती है संगलन कहलाती है। और जमना क्या होता है, निश्चित ताप पर द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होता है, जमना होता है। बाष्पीकरण क्या होता है, साधारण ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है बाष्पीकरण कहलाती है। संघनन क्या होता है, किसी वाष्प का ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या होती है, संघनन कहलाती है। उदाहरण क्या होता है, बादलों में से वर्षा। तो ऐसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि संघनन क्या होता है, बाष्पीकरण क्या होता है। तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, देखिए, सतही क्षेत्र में वृद्धि, उदाहरण कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देना। तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, वायु में जलवाष्प की मात्रा में कमी, वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, ऊर्ध्वपातन देखते हैं। तो ऊर्ध्वपातन देखेंगे, निश्चित ताप पर ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया जो होती है, निश्चित ताप पर ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, तो निक्षेपण देखेंगे। निक्षेपण क्या है, निश्चित दाब पर गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वह निक्षेपण कहलाती है। क्या होता है, निश्चित दाब पर गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ की अन्य अवस्थाएं। ठीक है ना, पदार्थ की अन्य अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस के अलावा क्या कौन सी होती हैं, प्लाज्मा होती है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो प्लाज्मा क्या है, इस अवस्था में कण अतिगर्म, ऊर्जावान व उत्तेजित अवस्था में होते हैं, जो आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है जो प्रायः अंतर तारकीय, स्थानीय नाभिकीय रिएक्टरों, तारों के वायुमंडल आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण सूर्य, धूमकेतु, पुच्छ आदि। ठीक है, पुंछ आदि। तो इसकी जानकारी जो है, इसकी खोज किसने की थी, लेग्यूमन ने दी थी प्लाज्मा की। ठीक है ना, तो जो ये प्लाज्मा होती है वह तारों में पाई जाती है और ट्यूबलाइट में प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इस अवस्था में कण अतिशीतित व अनुत्तेजित अवस्था में होते हैं। समान वायु के घनत्व के एक भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से यह अवस्था तैयार होती है। ठीक है, लाखवें भाग के जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से यह अवस्था तैयार होती है, मतलब 0 डिग्री से बहुत नीचे। ठीक है, इसकी जानकारी सत्येंद्रनाथ बोस ने दी थी, इसलिए इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, इसलिए इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है,
2001 में कर्नेल कैटरेले और बेमेन को यह अवस्था प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी जो है तो सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, इसलिए बोस आइंस्टीन के नाम से जानी जाती है। और सब को यह व्यवस्था के लिए और इसकी अच्छे से खोज कौन किया था, वो ये कार्नेल और कैटरले और बेमेन ने किया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में। पदार्थ के सामान्य गुण देखते हैं, ठीक है। पदार्थ के सामान्य गुण कौन कौन से? दाब, पृष्ठतनाव, श्यानता, प्लवन, प्रत्यास्था, केशिकत्व, ठीक है। अब दाब देखते हैं। दाब जैसे ये है ना, दाब को पूछ सकता है, 3 मार्कर में भी पूछ सकता है। तो या फिर पदार्थ के सामान्य गुण सामान्य गुण कौन कौन से हैं, यह भी पूछ सकता है, 11 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। दाब देखेंगे। दाब एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल जो होता है दाब कहलाता है। द्रव दाब क्या होता है? द्रव के अणुओं द्वारा द्रव की सीमा के अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल द्रव दाब कहलाता है, ठीक है ना। द्रव की सीमा के अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वह द्रव दाब कहलाता है। वाष्प दाब क्या होता है? यदि एक निर्वातित पात्र को एक द्रव से आंशिक रूप से भरा जाता है तो द्रव का कुछ भाग वाष्पीकृत होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। इस वाष्प द्वारा द्रव की एकांक सतह पर लगाया गया बल वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव देखते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव की सतह पर खींची गई एक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका इकाई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। उदाहरण क्या होता है? वर्षा बूंदों का गोल होना, यह इसका पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा जब पूछेगा तो आप न्यूटन मीटर इसका इकाई मात्रक लिखेंगे, उदाहरण जरूर लिखेंगे, वर्षा बूंदों का गोल होना, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। श्यानता, द्रव के प्रवाह की अवस्था में द्रव की परतें एक दूसरे के ऊपर गुजरती हैं, तब उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल की माप को श्यानता कहते हैं, ठीक है। तो श्यानता ये हो गई। प्लवन देखते हैं। किसी वस्तु की किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। यह वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। भार एवं द्रव पर निर्भर करता है जो प्लवन होता है उसके तैरने को, ठीक है ना। क्योंकि जो हल्की वस्तु होती है तो वह ऊपर तक तैरती रहती है, जो भारी वस्तु होती है वो थोड़ा दब के तैरती है, ठीक है ना। प्रत्यास्था देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई, आयतन तथा आकृति में कुछ परिवर्तन होता है और बल के हटा लेने पर वह वस्तु पूर्ण रूप से पूर्वावस्था में आ जाती है तो वस्तु का यह गुण प्रत्यास्था कहलाती है। जैसे क्या होगी? स्प्रिंग होगी। स्प्रिंग में जो होती है तो प्रत्यास्था पाई जाती है, ठीक है ना। तो जिसको स्प्रिंग को खींचने पर वह फैल जाती है और फिर छोड़ देने पर सिकुड़ जाती है। केशिकत्व देखते हैं। केशिकत्व केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है? पदार्थ का रासायनिक संगठन देखते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण में, ठीक है। तत्व क्या होते हैं? जैसे तत्व के बारे में ही पूछ सकता है 5 मार्कर में, क्या होता है, तत्व क्या होते हैं और तत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। ऐसे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में एक बार शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरह पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट बॉल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए ने सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तो इसे कहते हैं तत्व। नवीन संकल्पना के अनुसार पदार्थ की उस अवस्था को तत्व कहते हैं जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है ना, आदि। प्रमुख तत्व इसके देखते हैं। प्रमुख तत्व अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 जो है तत्व हैं। 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित तत्व हैं, ठीक है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा, ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। तत्वों के प्रकार देखते हैं। तत्वों के प्रकार, तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्वों के प्रकार कौन कौन से हैं? धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है ना। धातु
की परिभाषा देखते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो समान अपक्रियाओं में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः इन्हें विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जैसे Na, जैसे सोडियम है, ठीक है ना, Na सोडियम, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या होगा, Na माइनस अवस्था में होता है ना, इसलिए Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इसे अलग करने पर होगा। अधातु क्या होते हैं, अधातु वे तत्व हैं जो समान अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ठीक है ना। उपधातु, कुछ तत्व धातु और उपधातु धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उदाहरण क्या है, जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात 1:8 में संयोग से बना है, ठीक है। यौगिक की विशेषताएं देखते हैं। ये शुद्ध एवं समांग होते हैं। इनके गुण इनके अवयवों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा अवयवी तत्वों में पृथक किया जा सकता है। इनमें रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें विशेष रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे NaCl। यौगिकों के बनने में ऊष्मा विद्युत प्रकाश के रूप में या तो उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है, ठीक है ना। यौगिक के प्रकार, इसे आप लोग लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छी कॉपी है। इसी कॉपी से टॉपर इसी कोचिंग संस्थान की से टॉपर पढ़ते हैं और यहीं की कॉपी आपको मिल चुकी है। अब मैं रोज़ आपको पढ़ा भी रहा हूँ और आपको लिखने का मौका भी मिल रहा है कि आप लोग लिख सकते हैं, है ना। टॉपर्स की कॉपी है, एकदम समझ लीजिए, और बहुत अच्छी नोट्स है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक के प्रकार क्या हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक वे यौगिक जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनका मुख्य घटक कार्बन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि। अकार्बनिक वे यौगिक जो अजैविक स्रोतों, चट्टान, खनिज आदि से प्राप्त होते हैं, जैसे अमोनिया, नमक आदि, ठीक है ना। तत्व और यौगिक में अंतर देखते हैं। तत्व और यौगिक में अंतर 5 मार्कर में आ जाता है, ठीक है ना, तो इसे ज़रूर याद रखें। ये तत्व जो होते हैं ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। ये सरलतम व अविभाज्य होते हैं। इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ तत्व परमाणु कॉपर और Ag चांदी जो होता है, जबकि कुछ अणुओं हाइड्रोजन व N2 के रूप में पाए जाते हैं। ये अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण कार्बन और सोडियम, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण देखते हैं, ठीक ना। मिश्रण दो या अधिक तत्वों तथा यौगिकों के बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलने से बना शुद्ध पदार्थ होता है। उदाहरण सीमेंट, शरबत, वायु आदि। मिश्रण की विशेषताएं, गुण, ठीक है ना। इसमें अवयवों का निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसमें अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इन्हें रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है, ठीक है ना। मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, वह मिश्रण जिसके किसी भी भाग में उसके अवयवों का संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। इनकी रचना एक समान होती है तथा भिन्न अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता, जैसे चीनी का जल में मिश्रण, ठीक है ना। समांगी मिश्रण, चीनी का जल में मिश्रण, उदाहरण जरूर याद रखें, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, वह मिश्रण जिसके किसी भी भाग में उसके अवयवों का संगठन समान होता है, उसके अवयवों का संगठन जो होता है समान होता है किसी भी भाग में, ठीक ना, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसकी रचना एक समान होती है तथा विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, नमक, कांच की छड़, पानी। नमक और पानी का विलयन जो होता है, नमक, पानी और पानी का समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण देखते हैं, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का संगठन एक समान नहीं रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसकी रचना एक समान नहीं होती तथा विभिन्न अवयवों के मध्य पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे रेत व जल का मिश्रण, ठीक है ना। तो बालू और पानी,
बालू और पानी का मिश्रण जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है, जो कि दिखाई देता है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देता है, ये देखिए, ठीक है। बीकर में बालू और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होता है, पानी में नमक डाल दिए तो घुल गया, पता भी नहीं चला, जैसे ये है, ठीक है, विषमांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, देखिए। मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ क्या है, बाष्पीकरण है, निस्पंदन है, रावाकरण है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, ऊर्ध्वपातन है, वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी है, जेल क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है ना। बाष्पीकरण देखेंगे, किसी ठोस व द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए मिश्रण को गर्म करने पर द्रव पदार्थ बाष्पीकृत हो जाता है और शुद्ध ठोस प्राप्त होता है। उदाहरण, समुद्री जल से नमक बनाना बाष्पीकरण कहलाता है। निस्पंदन क्या है, किसी निलंबन विषमांगी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने हेतु उपयुक्त विधि, जिसमें मिश्रण को निस्पंदक फिल्टर पेपर से गुजारने पर ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर अवशेष के रूप में एकत्र हो जाता है तथा द्रव छन कर अलग हो जाता है। उदाहरण, रेत व जल के मिश्रण को पृथक करना, ठीक है। रवाकरण देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रक्रिया द्वारा ठोस मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। इसमें मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद छान कर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में जम जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। उदाहरण, चीनी व नमक के मिश्रण को पृथक करना। आसवन क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है कि मिश्रण को पृथक किया जाता है। मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पशील द्रव को अलग कर संघनित करके पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार इसमें वाष्पीकरण व संघनन की प्रक्रिया होती है। उदाहरण, पानी व अल्कोहल का पृथक्करण जो होता है आसवन कहलाता है। प्रभाजी आसवन देखते हैं, प्रभाजी आसवन, ठीक है। इस द्रव से ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है कि मिश्रण को पृथक किया जाता है। उदाहरण, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल के विभिन्न घटकों डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का पृथक्करण जो होता है, ये देखिए क्या होता है, प्रभाजी आसवन द्वारा उसका पृथक्करण किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है, इस प्रक्रिया में ऐसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपाती ठोस से सीधे गैस व अनूर्ध्वपाती पदार्थ को पृथक किया जाता है। उदाहरण, कपूर व नमक का पृथक्करण, ठीक है। वर्ण लेखन देखें, क्रोमेटोग्राफी, इस विधि में किसी मिश्रण के संघटकों की अधिशोषित होने की क्षमता के आधार पर वे किसी अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित होते हैं, फलते हुए पृथक हो जाते हैं। उदाहरण, डाई में रंगों को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करना जो होता है वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। जेल क्रोमेटोग्राफी क्या है, इस तकनीक में पदार्थों को उनके अणुओं के आकार तथा आणविक भार के आधार पर पृथक किया जाता है, जिसमें बड़े अणु तेजी से व छोटे अणु जेल बीड्स में प्रवेश कर धीमे धीमे बाहर आते हैं। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रोटीन युक्त पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, ठीक है। यौगिक और मिश्रण में अंतर देखते हैं। यौगिक और मिश्रण में अंतर देखते हैं, ठीक है ना। तत्व क्रिया कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व या यौगिकों के मेल से मिश्रण बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका संगठन सदैव स्थायी होता है, इसका संगठन परिवर्तनीय होता है। इसके गुणधर्म अवयवी घटकों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। इसके अपने अवयवी घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, ठीक है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है इसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यौगिक का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से जल बनाना, ठीक है, और जल में चीनी का घुलना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का विलयन, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।